नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या। इस साल का बजट बहुत इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आंकड़ों से सबको कंफ्यूज नहीं किया है, लेकिन युवा वर्ग को भी आसानी से समझ आए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। बहुत सारी अनाउंसमेंट है, रूरल से लेके बहुत सारी ट्रेन की घोषणाएं हुई हैं, एमएसएमईज को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ हुआ है। चलिए जानते हैं। आज हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं। फोरम शाह हमारे साथ जुड़ी हैं, निशा संघवी हैं, साथ ही वीरल भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ है भारती पंजाबी और गौरव मशरूवाला सर। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन वीरल जी मुझे लगता नहीं मार्केट को वो जचा है या पसंद आया है। सही बात कही। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारे पहलू होते हैं। मार्केट में निवेशक जो रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, एफआईआईज होते हैं और डीआईआई होते हैं। पर कोई एक बात ऐसी होती है और ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर बात रखते हैं अपने बजट में जिससे नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। बजट के पहले की बात करें तो हम ऐसा सोच रहे थे कि शायद से कुछ एसटीटी कम होने की बात चल रही थी कि एसटीटी कम होगा, अगर कम करते हैं तो अच्छा होगा। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एसटीटी है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा दिया है। तो ये जो बात जब आई तब पूरा मार्केट ने यू टर्न ले लिया, यानी जो पहले डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात चल रही थी वो पूरी चेंज हो गई जब उन्होंने टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, जो प्रपोज किया हुआ है, वो 0.02% से 0.05% कर दिया। एसटीटी जो ऑप्शन प्रीमियम पे था वो इंक्रीज कर दिया 0.10% से 0.15%। और फिर एसटीटी जो ऑप्शन एक्सरसाइज जो करते थे उसमें जो था 0.125% से 0.15%। तो ये जो हुआ वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेगेटिव पहलू था, नेगेटिव कदम जो लिए उसके वजह से मार्केट ने नेगेटिव रेट किया। पर हमेशा हम देखते हैं कि मार्केट 1-2 दिन 3 दिन लेगा, मार्केट और बातें निकल कर आएगी कि किस तरह से जो इंडिया का ग्रोथ है, इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, ये बजट में जो बहुत सारी बातें जो उन्होंने रखी है वो कैसे इवेंचुअली कैसे प्ले होगी, किस तरह से आएगी, और फिर मार्केट वो बातों को लेकर संभलेगा भी। तो कह सकते हैं कि रविवार को मार्केट खुला रखना ये थोड़ी मिस्टेक वाली बात हो गई। ना रखते तो बेटर होता, खबरें पचा के कुछ पता चलता कि क्या हुआ है। लेकिन एनीवेज जो होना था वो हो गया। लेकिन कह सकते हैं पिछले दिनों जो लोगों ने एफएनओ में पैसे गंवाए हैं उसको ध्यान में रख के ये सारे चेंजेस किए हुए हैं। तो होपफुली आगे जाके आपके लिए कुछ फायदे कारक हो। लेकिन टूरिज्म, क्योंकि हम जानते हैं पिछले साल के बजट में भी बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, तो भारत को एज ए टूरिज्म हब बनाने के प्रयास काफी आगे बढ़ते दिखे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। टूरिज्म जो है वो हमारे जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे देखने को जाए तो भारत में देखने के लिए बहुत कुछ है। बीचेस से लेके पहाड़ों तक, इवन रण है हमारे पास। एंड टेम्पल टूरिज्म, इंडिया में कई सारे बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड टेम्पल्स है, बीचेस हैं। तो ये सारी चीजें जो है टूरिज्म को बढ़ावा देती है। और साथ ही क्या होता है ना, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास जो गांव है, छोटे शहर हैं, वो सब भी विकसित होते हैं। बिल्कुल। तो टूरिज्म को डेफिनेटली बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ ये तो टेम्पल टूरिज्म की बात होगी, मगर आप ट्रैकिंग के लिए बात कीजिए या हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है, एडवेंचर जिसे हम कहते हैं, हाँ एडवेंचर जिसे कहते हैं, उसे बढ़ावा देने के लिए जो कैट्स, बिग कैट्स के लिए जो आज अनाउंसमेंट की है वो भी काफी सराहनीय है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सही बात है, टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग वहां पे जाएंगे, वहां पे लोग पैसे खर्च करेंगे, वहां की आजू आसपास वाली जितनी भी इकोनॉमी है उसको बूस्टर मिलेगा। तो इसीलिए हमने देखा है टियर 2 टियर 3 सिटीज को भी ग्रोथ सेंटर बोला गया है। आगे जाके उसको ग्रोथ सेंटर बनाने की भी बात हुई है। तो डेफिनेटली दिशा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी बातें हुई हैं, क्या आप हमें इलैबोरेटली बता पाएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इंक्लूड किया है कि 5 स्टेट्स के हब बनेंगे जहाँ पर आयुष, आयुर्वेदा, योगिक रिलेटेड या आयुर्वेदा रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा कि इंडिया का नाम ग्लोबल मैप पे आए विथ ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो ये आई थिंक इंफ्रा में ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया है। प्लस सीवेज जो है, सी एयरप्लेन्स की बात की गई है, तो आई थिंक सीवेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने से भी हमें एक बढ़ावा मिल सकता है
टूरिज्म भी बढ़ सकती है उस जगह पर। डेफिनेटली, तो हम जानते हैं कि इस टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी अनाउंसमेंट है, ये तो एक के दूसरे से लिंक होता हुआ ही दिख रहा है। तो गौरव सर ऐसे करते हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए एक होलसम बजट है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक मार्केट, TCS, TDS, ये सब शॉर्ट टर्म है। ये सब रहा अगले साल में। भारत एक लंबी रेस का घोड़ा है। एक्चुअली भारत रेस में ही नहीं है, दुनिया को आना है तो आ जाए। हम तो हजारों सालों से यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी दुनिया को पता नहीं तो प्रॉब्लम उनका है। हम कहते हैं थोड़े बहुत प्रावधान दे दिए, भैया आ जाओ, सेहत बनाओ, आयुर्वेद है, योग है, ये यहीं पर है। हमारे यहाँ देखो, अभी अगर बुद्धिज्म तो गौतम बुद्ध की पैदाइश यहाँ पे, तो हमारे पास तो है ही। अभी आप नहीं आए तो आ जाओ, रह गए। वैसे ही अगर बात करें तो क्रिएटिविटी जो और में बात की, अभी इंडिया जैसी क्रिएटिविटी दुनिया में है ही कहाँ। महाभारत, रामायण, ये पूरी कविता है, तो हमारे पास तो है ही। अभी पहनने के कपड़े, हैंडलूम, खादी, वो तो हमारे पास है ही। तो ये हमारे पास है, ये लंबे अरसे की बात है। NRI को भी कहा, भाई आप गलती से चले गए, यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ पे निवेश करो, घर वापसी करो, आपका भला होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म की बात है उस पर ध्यान न दे, ये लॉन्ग टर्म रेस है। और जहाँ पे भारत हमेशा विजयी है, एस्ट्रोनॉमी की बात, एस्ट्रोनॉमी की बात, ये तो खगोल शास्त्र तो हमने ही ढूंढा है। पृथ्वी गोल है वो तो हमने कहा ही था, बाद में उन लोगों ने पुरवार किया। तो हमारा है, दुनिया को मौका दिया, आ जाओ तो भाई आ जाओ। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अभी एक टैग लगा के हाई एंड में बेचते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। और हाँ, NRIs की बात पे हम आएंगे, आपसे बात करेंगे जरूर निशा आगे। लेकिन जो मैंने पहले ही सेंटेंस में कहा, भारती आम जनता या यूथ को ध्यान में रख के मैंने लगभग 3, 4, 5 बार AI का शब्द सुना है। AI पे या कंटेंट क्रिएशन पे बहुत सारी बात की गई है, वर्ड ये सुने गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? आई थिंक आपने जिस शुरुआत में कहा कि यूथ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं बजट में, तो ऑरेंज इकोनॉमी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो IIT मुंबई है वो पूरा करिकुलम डिज़ाइन करेंगी कंटेंट क्रिएशन पे, क्रिएटिव थिंकिंग पे, जो 1500 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी यूथ जो है, वो सीखेंगी कि आगे AI कैसे यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हुए हम आगे कैसे बढ़ेंगे और उसको उससे हम विकसित भारत में इस्तेमाल किया जाए। डेफिनेटली, मतलब सोशल मीडिया, आज भी हम सोशल मीडिया पे ही हैं और सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको थोड़ा लीगलाइज करके और एडवांस वे में आगे बढ़ाने की बात हुई है। भाई आप अगर ना सीखे हो तो आपके लिए कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो चिंता मत करिएगा, अच्छे से सीखिएगा और अच्छा कंटेंट बनाइएगा। लेकिन जैसे हम एजुकेशन की या कंटेंट की बात कर रहे हैं, विदेश में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए या कई बार मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ता है, उनके लिए भी प्रावधान तो हुए हैं, क्या है वो? बिल्कुल निशा, TCS जो पहले लगता था, अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या अगर आप फॉरेन घूमने जा रहे हैं, तो TCS का रेट पिछले बजट में उन्होंने बढ़ा दिया था, जिससे कि काफ़ी नेगेटिव कमेंट मिला था सरकार को। तो इस बजट में उन्होंने उसे रेक्टिफाई करके नो थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइंड डायरेक्टली 2% पे लेके आ गए हैं। LRS के अंडर जो हमें TDS करना पड़ता था उसे भी रिड्यूस करके 2% एंड 5% पे लेके आ गए हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए भी एंड ओवरऑल इंडस्ट्री, फॉरेन इंडस्ट्री के लिए भी। तो कह सकते हैं कि अगर आप बाहर पढ़ने या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो भी आपको सहूलियत मिलेगी आगे जाके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही, बहुत चुपके से वो एक लाइन आई और कहीं गुम हो गई, वो था बैंकिंग रिफॉर्म्स। विरल जी, अभी उस पे हमने देखा बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात पहले से हम करते आ रहे हैं, लेकिन बजट में इसकी बात करना बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली, जब हम कोई भी कंट्री के बारे में सोचते हैं, इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, तो जो बैंकिंग एक सिस्टम होता है वो बहुत ही एक फंडामेंटल और एक फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। यही बात मुझे लगता है कि अभी के जो आने वाले साल रहेंगे, हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है
है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसको फाउंडेशन को बहुत ही अच्छा करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए कुछ एक प्रावधान उन्होंने सोचा है कि एक हाई लेवल कमिटी उन्होंने एक फॉर्म करने की सोची है, जहाँ पे वो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको वो रिव्यू करेंगे। उसमें बैंक्स आ गए, एनबीएफसीज आ गए, और ये सारी चीज़ें रिव्यू करके एक कैसे उसको और वो ढांचे को मजबूत किया जाए उसके बारे में गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा है और बात की है। साथ साथ में ऐसे कुछ प्रोटेक्शंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस प्रावधान भी वो लेने की बात कर रहे हैं, जिससे जो भी निवेश करते हैं, जो भी निवेशक निवेश करते हैं भारत में, या तो आप ग्लोबल फ्रंट पे सोचे तो जो निवेशक ग्लोबली जो निवेशक आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, उनका जो पूरा एक सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सेफ्टी वाला और एक प्रोटेक्शन वाला दिखाने की कोशिश करने वाले हैं भारत देश की। आप आइए, आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा यहाँ पे सुरक्षित है। जो भी कंप्लायंसेस है उसको और रोबस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए एक बैंकिंग सेक्टर में। और हम ऐसा कह रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बजट के बाद उन्होंने कहा भी कि हम एक लोकल से लेकर ग्लोबल तक के बारे में सोच रहे हैं। इस बजट में ग्लोबल के बारे में बहुत की कि ग्लोबल के जो लोग हैं, वो जो निवेशक है, वो यहाँ पे आने चाहिए ज़्यादा मात्रा में। तो वो कैसे हो सकता है अगर आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, और उसका मुझे लगता है ये एक स्टेप जो है कि बैंकिंग ओवरऑल जो रेगुलेशंस हैं, जो कंप्लायंस है, उसको और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसकी ज़रूरत भी है। बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जिनको रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, और ऐसा अगर आगे हुआ तो डेफ़िनेटली मार्केट भी उसको चीयर करेगा, लेकिन पहले समझने की ज़रूरत है डिटेल में। अ, तभी हमने देखा कि जो अनाउंसमेंट हुई वो ख़ासकर हुई टियर 2, टियर 3 सिटीज़ को ग्रोथ सेंटर बनाने की। 12 लाख करोड़ का पैकेज दिया है फॉरम, और साथ में ग्रोथ सेंटर बनाना, ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। यस, तो ये क्या है ना, मेन सिटीज तो डेवलप होती ही बिल्कुल। रहती हैं एंड बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई हैं अभी, हुँ। हम देखने जाए तो मेट्रो सिटीज। हुँ, तो बहुत ही जरूरत है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह हैं, जो नॉर्मल सिटीज की देखरेख करती हैं और उनके लिए जो काम करती हैं, रोजमर्रा की जरूरतें जो है वो प्रोवाइड करती हैं, उन उनके लिए यदि वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, सपोज इट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द हुँ, म्यूनिसिपैलिटी, हुँ। यदि आपने सिंगल इश्यू में 1000 करोड़ जितने बॉन्ड अमाउंट रेस किया है, तो गवर्नमेंट आपको और 100 करोड़ एडिशनल देके वो सपोर्ट करेगी। तो ऐसे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी डेवलपमेंट होगा। एंड जब म्यूनिसिपैलिटीज ये छोटे शहरों की या टियर 2, टियर 3 सिटीज की डेवलप होंगी, तो जाहिर सी बात है उसकी आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। बिल्कुल। सीवेज, वाटरवेज जो अनाउंस किए हुँ। हैं, कई सारी ट्रेन्स जो अनाउंस की हैं, वो सब मिलने की वजह से धीरे धीरे जो पॉपुलेशन मेन सिटीज या मेट्रो सिटीज में बढ़ते जा रहा है, हुँ। वो शायद माइग्रेट होके वापस दो सिटीज विल स्टार्ट डेवलपिंग, एंड फिर वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की भी बात हो सकती है। तो बिल्कुल। ये सारा कुछ जो है वो 1 या 2 साल के लिए नहीं किया गया है, ये लॉन्ग टर्म सोचा गया है। हुँ, हुँ। और ये लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस है जो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेफिनेटली, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप रोडवेज और वाटरवेज की बात करें, आप सिर्फ मुंबई एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, तो वहाँ पे सी लिंक है, कोस्टल रोड है, अब तो हमने रो रो बोर्ड भी देखना शुरू Correct. कर दिया है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होंगे, रोड्स बनेंगे, वाटरवेज बनेंगे, बहुत कुछ हम भारत को विकसित होता 2047 तक देख ही लेंगे जरूर से। और मुझे इसमें जरूर। एक और बात ऐड करनी थी। हम्म। अभी यहाँ पे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि हम रियल एस्टेट जरूर जरूर, उसको कैसे भूल सकते हैं। नहीं, तो कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है वो अभी वेकेटेड है या इस्तेमाल नहीं की जा बिल्कुल। रही है। तो बजट में एक ऐसा प्रोविजन दिया है कि उनको रीफर्बिश करके एज रीट्स एंड इनविट्स भी हम उसमें निवेश कर पाएंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली ये सेक्टर बहुत में। बड़ा बूस्ट है। आपको पता होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं, इसमें आगे अपॉर्चुनिटी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि सरकारी जो बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं वो भी अगर यूज होने Correct. लगी तो वो सरकार की कमाई होगी। तो बिल्कुल। सरकार के पैसे आएंगे तो हमारे लिए ही तो कहीं खर्च होंगे। तो होपफुली ये भी आगे देखेंगे। आपने पिंक पहना है भारती, और आप पिंक इकोनॉमी पे बात करना चाहती हैं, बताइए। यस, पिंक इकोनॉमी में जो कवर किया गया है बजट में वो मेनली हेल्थ सेक्टर पे है। तो कई सारी दवाइयों पे टैक्सेस कम किए गए हैं, जैसे स्पेशली कैंसर की दवाइयां हैं उन पे काफ़ी टैक्स कम किया गया है।
सेकेंडली 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन करने का प्रोविजन दिया गया है। थर्डली जो मेंटल हेल्थ है एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, आई थिंक बहुत समय से हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज किया है कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, और उस विषय में प्रोविजंस दिए गए हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट के लिए डेवलप करने के लिए। तो इन ऑल आई थिंक फिजिकली मेंटली मेडिसिन सबको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू स्टे इन द पिंक ऑफ हेल्थ, एंड दैट्स व्हाट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पिंक इकोनॉमी इन दैट केस। जरूर। गौरव सर, आपसे मैं आंकड़ों के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि हर बार बात होती है फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। एक्सपेंडिचर तो बढ़ता दिख रहा है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात हुई है, और उन्होंने कहा पिछली बार कितना था और इस बार कितना था। क्या ये सही में आज के जीडीपी को देख के पॉसिबल है? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने तो कहा कि मैंने वो 4.7 तक कोई नंबर लिया है, ऑलमोस्ट 4.3 नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा, ऐसी भी उन्होंने बात की है। अभी अगर इकोनॉमी ग्रो होती है और ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे जैसे सबका साथ सबका विकास, अगर ये है तो ये इम्पैक्ट आएगा। अभी प्रॉब्लम एक ये भी है कि रुपी इज लूजिंग टू डॉलर। यहाँ पे उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। अगर ये आता है तो भी रुपी को इम्पैक्ट होगा। एनआरएस को जो भी प्रावधान दिए है, इनडायरेक्ट ये एमनेस्टी है। आपने जो बाहर पैसा रखा है भैया ले आओ, हमें भी लाभ है, आपको भी लाभ है, यहाँ पे निवेश करो। तो एक फॉरेन एक्सचेंज के नज़रिए से, एक इकोनॉमी के नज़रिए से, और इकोनॉमी भी सभी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, महिला हो, हेल्थ केयर हो, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट है। अगर ये अचीव करते हैं तो जो मोदी साहब कह रहे थे 5 साल पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो शायद हो सकती है। तो ये है, देखते हैं कहाँ तक जाते। तो ये है ना वो अमरीश पुरी का एक पिक्चर था परदेश, वो है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा, और सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। सही बात है। हिंदुस्तान जैसा तो कोई और है ही नहीं, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की और सारे प्रयास आगे बढ़ते दिख रहे हैं। होपफुली फ्रूटफुल हो। निशा जी, हमने देखा स्मॉल जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत राहत मिल चुकी है, ज़रा वो खुशखबरी भी सुना दीजिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक एडवांटेज दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिडक्शन सर्टिफिकेट या नो टैक्स या डिडक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आप सिर्फ बेसिक इंटरेस्ट अर्निंग आपकी अर्निंग है तो आपको 15 GH अगर आप NSDL CDSL में सबमिट कर देते हो तो वो सारे एंटिटीज़ को आगे पास कर देते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, शायद इन लोगों को रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत ना पड़े। और डिटेल्स आगे चलते हुए समय में हमें पता चलेंगे, बट ये एक स्मॉल टैक्स पेयर को भी ध्यान में रखा है। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। और निशा, मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी, जितने भी NRIs हैं, हम इतने NRIs की बात कर रहे हैं, तो अगर एक NRI इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है तो उन्हें TDS करना, जो बायर है उन्हें TDS करना पड़ता है। तो अभी इन्होंने ये प्रोविज़न दिया है कि आप अपने फैमिली मेम्बर का पैन नंबर यूज़ कर सकते हो, अलग से टैन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है बाय फाइनेंस मिनिस्टर फॉर NRIs। तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कि मैं दुबई में जाके 1 करोड़ का घर खरीद लूँ, इससे अच्छा भारत आओ, भारत में घर खरीदो, इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट करो और भारत को और आगे बढ़ाओ। वैसे पूरे प्रावधान आपके लिए हैं, तो अब आपको बाहर जाके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरम मैंने सुना खेलो इंडिया खेलो, ये एक अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए अनाउंसमेंट हुई, और मुझे जो सबसे अच्छी लगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल होगा। बिल्कुल। तो महिलाओं को सशक्तिकरण के आगे बढ़ाने के एक अच्छा एक एग्जाम्पल था ये। बिल्कुल। इसी देखिए, आई थिंक उन्होंने ये जो आपने बात कही, उसके अलावा उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी बात करी कि हॉस्टल्स में एजुकेशन देंगे, उन्हें स्टे का ऑप्शंस देंगे। तो ये तो डेफिनेटली हम एक बेटी को बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इट इज बट नेचुरल कि वो
हर किसी का विकास करेगी, उसके साथ जो जुड़ा हुआ रहता है हर किसी का विकास होता है। तो डेफिनेटली, एंड अभी अगर हम देखें कुछ सालों पहले तक ऐसा था शायद कि भारतीय नारी नारी को अबला कहा जाता था, बट ये सिचुएशन थोड़ी बहुत बदल चुकी डेफिनेटली है। चेंज हो चुकी है, एंड ये आज हम आज यहाँ पे पैनल में पैनल भी में बैठ के देखेंगे कि नारी सशक्तिकरण है यहाँ पे भी। बिल्कुल। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बूस्ट है। एंड अगर आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो स्पोर्ट्स को हर चीज में इंक्लूजन मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। ये शायद हमारे सोसाइटी का वो वाला हिस्सा था जो पीछे छूट चुका था काफी काफी सालों से। खेलने में क्या है, पढ़ाई कर लो, ये बातें ज्यादा तो सुनाई देती बिल्कुल, थी। बट अभी ये फोकस शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपॉर्चुनिटीज है, वो आ रही है। शायद हमें ओलंपिक्स के लिए अभी एम करना चाहिए, जो डेफिनेटली, इंडिया में क्योंकि हो जाए। देखो कॉमनवेल्थ तो आ गया, तो अब बिल्कुल। राह है ओलंपिक्स की। होपफुली वो भी हमारे भारत को मिले दर्जा, या वो हमें कह सकते हैं होस्ट करने का मौका मिले, तो बिल्कुल। ज्यादा अच्छा होगा। तो नजर रहेगी उस पे। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा कि हमने अब तक कभी भी बजट में मेंटल हेल्थ की बात नहीं की थी। निशा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। यस बिल्कुल। मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर ये दो अलग चीज़ है। पिछले कई आई थिंक 2021 से मेंटल हेल्थ को हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड किया गया है, बट अगर उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी है, हम अभी वोकली बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अबाउट मेंटल हेल्थ, लेकिन इसे प्रोविज़न दी गई है बजट में। नॉर्थ इंडिया में एक भी मेंटल हेल्थ का सेंटर नहीं है, ना ही ट्रॉमा केयर का सेंटर है, तो उनके लिए भी एक प्रोविज़न दिया गया है कि निमहंस 2 ये एक डेवलप होगा नॉर्थ ऑफ इंडिया में। एंड सपोर्टिंग के लिए जो दीमापुर एंड रांची में उनके सपोर्ट सिस्टम्स जो है वो भी डेवलप होंगे। तो आई थिंक एन अमेजिंग स्टेप। मेंटल हेल्थ हमें बात करनी चाहिए, ये हो रही है, बट गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया प्रोविजन है। बिल्कुल। और साथ में आपने देखा एआई, इसकी जितनी चर्चा हुई है ना उतनी कम है, क्योंकि पहली बार मैंने बजट में एआई, मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, इन सब के वर्ड सुने जो आपको अब समझ में आते होंगे, और हम तो समझ चुके हैं अभी। लेकिन विरल, आप बताएं, क्योंकि एआई फार्मर्स को एजुकेट करने में भी होगा। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि उन्होंने एआई का बात, हम देख रहे हैं अभी मैंने सुना था अमेजोन ने कुछ हजारों लोगों को निकाला है, और उसमें हम एआई को सिखाने की, या एआई से हमारे फाइनेंस को या हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कितना महत्व है। डेफिनेटली ये एक मैसेज मुझे लगता है ना, जब मैं एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनता हूँ, डेफिनेटली बाहर के जो दूसरे देश हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आगे कर रहे हैं, क्यों ना हम भी पीछे ना रह जाए और हम भी कुछ सोचें उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि एआई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें करने की और गुंजाइश है, जिसमें से कुछ बातें उन्होंने कही कि 2047 तक अगर कोई ग्लोबल कंट्रीज़ के जो लोग यहाँ पे कुछ सेटअप करेंगे, डेटा सेंटर सेटअप करेंगे, तो उनके लिए वो टैक्स फ्री कहा जाएगा। तो ये बहुत ही एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। और साथ साथ में एआई का एक मिशन लेकर चलना है, बहुत सारे सेक्टर्स में एआई को इनबिल्ट करा सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि ये एआई के आने की वजह से जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी, जॉब लॉस हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से इंडिया एज अ कंट्री एआई के उसमें बहुत सारी बातें लेकर आने वाले हैं, और आई थिंक सेकंड कंट्री बनकर रह जाएगी सारी चीज़ों में, कि एआई का जो एक लेयर होता है, डिफरेंट बातों में जो एआई का इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें क्या कर रहा है भारत देश, वो उन्होंने बाहर के जाके देशों में कहा, और एक स्टैंड बहुत ही फर्मली दिखाया कि नहीं, हम भारत देश भी एआई के बारे में सोच रहा है, और बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है जो अब तक और कुछ देशों ने नहीं सोचा है। तो एआई, डेफिनेटली एआई हो गया, रोबोटिक जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो सारी चीज़ें आने वाले सालों में डेफिनेटली देखने मिलेगी। तो डेफिनेटली जब ये बजट में चर्चा हो तो मान लीजिए आने वाले दिनों में आपके लिए इसके लिए सारे प्रोविजंस होने वाले हैं। बस गिनते रहिए दिन, आपके लिए जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए अच्छे समाचार हैं सर। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने सुनी, वो था एक पायलट प्रोजेक्ट होने वाला है। वो इसके लिए, क्योंकि इतना सारा टूरिज्म बढ़ेगा, वो टूरिज्म को समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो मतलब टूरिस्ट गाइड जो हैं उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी या उसके प्रोग्राम्स बनने जाएंगे। देखिए, ये दुनिया में तो है, हमारे वहाँ भी ये है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि वो हाइब्रिड प्रोग्राम बनाएंगे,
ताकि लोग पढ़ पाए। इससे 2-3 चीज़ें होती है। एक, जो गाइड जो है वो ट्रेन रहेंगे, तो इंडिया के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, ये मैंने दुनिया में देखा है, कई दफ़े जो बुजुर्ग होते हैं ये उससे पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, या इवनिंग या सुबह, तो वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो युवा से लेके बड़ी उम्र तक के लोगों का होगा। तो इससे बहुत बदलाव आएगा। इंटरप्रेटर्स, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ केयर, यहाँ पर भी ये लोग करेंगे। तो ये लोग ये है वो रहेंगे जो दुनिया को भारत कैसे देखना वो सिखाएंगे। ये सही बात है, भारत को देखना और समझना दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसा आप समझ रहे हैं वैसा है नहीं। बहुत रिच कल्चर है भारत का, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो हमने जाना, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, लेकिन आपके लिए जानना है कि आपके लिए स्पोर्ट्स में भी फ़ायदा है। आप देखिए जो फार्मर्स हैं उनके लिए एआई अगर इंटीग्रेटेड ऐसे कोई टूल्स आ जाते हैं तो उनको खेती करने में सहूलियत हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम चैट जीपीटी देखते ही हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छी तरह से आप सिस्टम को यूज़ करना जाने, क्योंकि एआई तो है लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अच्छी तरह से आपके काम में उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो अच्छे से सिखाने का काम इस बजट में होने वाला है। तो डेफिनेटली इस पे नज़र रहेगी। तो केमिकल हो या फ्रेट कॉरिडोर हो, रियल एस्टेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसा लग रहा है सबको खुश करने की कोशिश तो हुई है। भले ही थोड़ी-थोड़ी मार्केट भी धीरे-धीरे संभल ही जाएगा जब उसको डिटेल में समझ आएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। डेफिनेटली हमने बहुत सारी चर्चाएँ की और हमारे दर्शकों को भी हमने आसानी से समझाने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमसे जुड़े। Thank you so थैंक यू सो much. मच।